नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग वर्ग अष्टम के 8वां के गणित में वर्ग और वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये सीखा था कि वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और वर्गमूल भी कैसे ज्ञात करते हैं, उसका चिन्ह क्या है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम लोगों ने देखा था। इकाई अंक की बात किए थे, शून्य की संख्या की बात किए थे। आइए आज की कक्षा में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट और काफ़ी रोचक फैक्ट्स की बात करेंगे। कुछ संख्याओं के वर्ग पर यदि नज़र दौड़ाया जाए, जैसे संख्या 1 का वर्ग यदि देखें तो क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल एक। 9 का वर्ग यदि आप देखें तो क्या मिलेगा? 11 का यदि वर्ग करें तो, 19 का यदि करें तो, 21 का यदि करें तो। हम क्यों लिख रहे हैं इन संख्याओं का वर्ग? जरा ध्यान दीजिए। वर्ग में जो भी संख्या है उसका इकाई अंक 1 है, और जब इकाई अंक 1 है तो जिस संख्या का वर्ग हुआ है उसके इकाई अंक में भी 1 है अथवा 9 है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो उसके वर्ग करने पर प्राप्त वर्ग संख्या के इकाई अंक में 1 होगा। या इसको उल्टा करके ऐसे कहें कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक 1 है तो उसके वर्गमूल के इकाई अंक में या तो 1 होगा अथवा 9 होगा। समझ में आ रही है बात? हमने क्या फैक्ट बताया आपको? यदि, या ऐसे कहें आप इसे, कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक यदि 1 है तो जो इसका वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा अथवा 9 होगा। ये पहली बात हमने लिखा। ये देखिए एक सारणी ही बना देते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई अंक 1 है, तो इसका जो वर्गमूल होगा, मूल जो संख्या होगी, उसका इकाई अंक 1 भी हो सकता है अथवा 9 भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ और आंकड़ों को यदि हम देखें, जैसे हम देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4। 8 का स्क्वायर 64। 12 का स्क्वायर 144। 18 का 324, और इसी प्रकार वे और भी आंकड़े आप जमा कर सकते हैं। अब इन पूर्ण वर्ग संख्याओं को यदि आप देखें, इसका इकाई अंक 4 है तो इसका जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, इसका इकाई अंक या तो 2 है या 8 है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसका इकाई अंक 4 है तो उसका वर्गमूल निकालने पर जो संख्या मिलेगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक इसी प्रकार से आप यदि और भी देखना चाहते हैं आंकड़े तो आप देखें, जैसे हम लिखते हैं आपका 3 का स्क्वायर 9। 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 49। 13 का स्क्वायर 169। 17 का 289। इस प्रकार से आंकड़ा को आप और भी बढ़ा सकते हैं। आप पाएंगे कि यदि इकाई अंक 9 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा अथवा 7 होगा। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसके इकाई अंक में 9 है तो उसका जब वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। इसी प्रकार से और कौन कौन संख्या
इकाई अंक के स्थान पर रह सकता है, आइए हम उसकी चर्चा करें। जैसे हम यदि कहें कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, और इसी प्रकार 14 का देखें, 16 का देखें। आप देखेंगे कि संख्या यदि इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 6 होगा या 4 होगा। यदि इकाई अंक 6 है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। और कौन सी संख्या बच गई? 6 हो गया, 5 बच गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और कीजिए 15 का स्क्वायर 225। इसी प्रकार और बढ़ा सकते हैं, 25 का 625। 5 में हमेशा 5 ही रहता है, अर्थात किसी संख्या का इकाई अंक यदि 5 है तो उसके वर्गमूल का भी इकाई अंक 5 ही होता है, और शून्य का शून्य होगा, ये तो निश्चित बात है। तो ये कुछ और भी फैक्ट्स हो गए। यानी कोई संख्या यदि आप देख रहे हैं, स्टार स्टार स्टार, बड़ी सी संख्या हमने लिख दिया है और लास्ट में हमने लिख दिया 9। हम कह रहे हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तब आप 9 देख कर के ये ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि चूंकि इकाई अंक 9 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, उसके इकाई अंक में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। आप इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। आशा है बच्चों आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा। आइए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं कुछ और रोचक जानकारियाँ। जैसे हम ये कह दें कि 2 का स्क्वायर में से यदि 1 का स्क्वायर घटाना है आपको, 2 का वर्ग में से 1 का वर्ग, आइए मिलकर घटाते हैं। 2 का वर्ग कितना होगा? 4, और 1 का वर्ग 1, और आपको क्या मिल गया उत्तर? 3। आइए इसी प्रकार से हम लोग और भी करते हैं। 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, हम लोगों ने क्या पाया है? बिल्कुल ठीक। आप इस प्रकार की प्रक्रिया अपने नोटबुक पर और भी करें, आगे बढ़ाएं बिना हमारे आगे लिखे हुए, इसी मॉडल को आगे लेकर चले। यदि हम लिखें 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 16 माइनस 9 7, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 25 माइनस 16, खुद से लिखिए 6 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, क्या मिला आपको? 11, बिल्कुल ठीक। 7 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, क्या मिल गया है आपको? 13। और इसी मॉडल को और आगे आप बढ़ाइए, स्वयं से नोटबुक पर आगे तक बढ़ाइए। अब आप जरा इसका अवलोकन ध्यानपूर्वक करें। क्या कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट नज़र आते हैं? जरा ध्यान दीजिए, क्या यह जो 3 है यह 2 और 1 के जोड़ने से भी प्राप्त हो जाएगा? क्या यह जो 5 है यह 3 और 2 के योग से प्राप्त हो रहा है? क्या यह जो 7 है जिन 2 संख्याओं को, वर्गों को हम अंतर कर रहे हैं, उनके योग से प्राप्त हो रहा है? इस प्रकार भी प्राप्त कर सकते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 5 + 4, 11 को 6 + 5, 13 को 7 + 6। जरा ध्यान दीजिए, क्या सीख रहे हैं हम लोग? यदि कभी भी 2 लगातार संख्या के वर्गों का अंतर करना हो तो हम इतना करने के बजाय यदि उसे सिर्फ जोड़ दें तो भी आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रकार आप बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गों का अंतर आसानी से कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, लेकिन इसे हमेशा नहीं उपयोग में लाना है। कब? जब 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर हो, 2 लगातार संख्याओं का वर्गों का अंतर हो, तो उस स्थिति में हम उसे सीधे जोड़कर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यदि कहा गया है कि आप ये बताएं कि 53 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर बराबर व्हाट,
तो एक तरीका तो यह है बच्चों कि 53 का वर्ग करें, 52 का वर्ग करें, फिर उसको घटाएं। और दूसरा आसान तरीका हम आपको बता दिए, ये सब जगह काम करेगा। इस मॉडल को आप आगे बढ़ाकर भी जांच कर सकते हैं। तरीका क्या बनेगा, सिर्फ दोनों को जोड़ दें, 53 + 52, 3 2 5, 5 10, ये आपने उत्तर प्राप्त भी कर लिया। तो इस प्रकार कभी भी दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर हो तो उन संख्याओं का योगफल ही उसका उत्तर होता है। कुछ न कुछ आप भी नोटबुक पर काम करते रहिए ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप नोट रख सकें कि क्या क्या बताया गया था। आइए हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। हम बात कर रहे हैं ऐसी संख्या का वर्ग करने का जिसका इकाई अंक 5 हो। जरा ध्यान दीजिए, संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका किस प्रकार से वर्ग किया जा सकता है। हमने कहा कोई भी संख्या हो, चलिए कोई भी n और 5, या n का मतलब कोई अंक है दहाई के स्थान पर और ये इकाई के स्थान पर, और इसका आपको वर्ग करना है। इकाई दहाई आप समझते हैं अच्छे से। तो इस संख्या को यदि हम विस्तार से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 10 गुना दहाई प्लस इकाई, अर्थात ये लिखा हुआ है 10n + 5 का होल स्क्वायर। संख्या का विस्तार रूप तो ही होता है ना। जैसे कोई भी संख्या लिखा है बच्चों 23, तो इसका विस्तार रूप क्या है, 2 गुना 10 + 3, यही तो है। तो ये हमने लिखा है, इसका विस्तार रूप किया है। आइए अब इसका वर्ग करते हैं। कैसे होगा, a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। आइए हल कर लेते हैं। 100n² खुद से भी कीजिए, प्लस 100n + 25। दोनों में देखिए 100n है, निकाल लीजिए तो इसमें बचेगा n + 1 + 25। 100 का मतलब क्या, सैकड़ा, अर्थात n × n + 1 सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर रखना है और लास्ट में कितना लगा देना है, 25। तो आप इस तरीके से कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो इसका वर्ग आसानी से कर सकते हैं। आइए हम लोग कर देखते हैं कितना आसान हो गया है करना। जैसे कोई भी संख्या लिखा गया है 35, इसका स्क्वायर करना है आपको। तो हमने तरीका क्या बताया, बहुत ही आसान। जो दहाई स्थान पर है अर्थात 3, इसको 1 बढ़ाकर गुना कर लें, ये सैकड़ा के स्थान पर आ जाएगा। और साथ ही साथ 5 का स्क्वायर का मतलब तो फिक्स ही है 25 हमेशा। तो आइए करते हैं हम लोग 3, और 3 + 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4। तो 3 और 4 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 12 सैकड़ा, मतलब 1200 और 25। ये देखिए आपका उत्तर बनकर तैयार हो गया, 35 का स्क्वायर। तो कोई भी संख्या हो यदि उसका इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग करना बहुत ही आसान है। दहाई अंक को 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिए और 25 लिख दीजिए, उतना सैकड़ा 25 हो जाएगा। जैसे हम और भी उदाहरण आपके साथ शेयर करते हैं। संख्या लिखा गया है 65 का स्क्वायर। अब हर बार इतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखेंगे। अब आप तरीका सीख गए हैं कि जो दहाई अंक है उसको 1 बढ़ाकर गुना कर देना है, अर्थात 6 को गुना करना है कितना से, 7 से। तो 6 सते 42 और 5 का होता है 25। देखिए प्रक्रिया करना ही नहीं है, सीधे सीधे आप उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 75 का स्क्वायर, कैसे करेंगे बच्चों। अभी तक हमें विश्वास है कि आप अपने नोटबुक पर उत्तर लिख भी चुके होंगे। बहुत ही आसान है। दहाई अंक को 1 अर्थात 7 को 1 बढ़ा के 8 से गुना कर देना है, 7 8 की 56 25। इसी प्रकार से आप बड़ी संख्याओं का भी कर सकते हैं। 105 का स्क्वायर है,
तो 5 को छोड़ दीजिए, बाकी जो संख्या बच गई 10 उसे 1 बढ़ा लीजिए, 11 से गुना कर लीजिए, 110 25। कुछ उदाहरण 2-3 हमने किए हैं, कुछ उदाहरण आप स्वयं से करें। वैसी संख्याओं को लिख लें जिसका इकाई अंक 5 है और उसका वर्ग करें। अपने मित्रों के साथ भी इस खेल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 है आप दीजिए और कुछ संख्या उससे लीजिए, दोनों मिलकर तेजी से बनाइए, कौन सही और सटीक कम समय में बना पाता है। आशा है आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। आइए हम कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं कि संख्या 1 विषम संख्या है, इसमें यदि और भी विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे 1 के साथ इसके जस्ट बाद वाली विषम संख्या कौन है बच्चों? 3। बताइए योगफल कितना आएगा? 4। आइए और भी विषम संख्याओं को हम इसमें जोड़ने का सिलसिला जारी रखते हैं। आप भी अपने नोटबुक पर इस मॉडल को, इस प्रतिरूप को जरा आगे बढ़ाइए। आइए हम और बनाते हैं। 1 + 3 + 5 और इसके बाद की विषम संख्या कौन होगी? 7। 5 12, 3 15, 1 16। और बढ़ाइए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 25। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 36। और इसी प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो हम लोग विषम संख्याओं का योग कर रहे हैं, क्या आपको इसमें कोई खास बात दिखती है? जरा ध्यान दीजिए। ये जो 4 है क्या 2 का वर्ग है? 9 जो है क्या 3 का वर्ग है? 16 किसका वर्ग है बच्चों? उसी प्रकार 25 को क्या लिख सकते हैं और 36 को क्या लिख सकते हैं? आप जरा देखिए, अर्थात विषम संख्याओं का योगफल जब हम कर रहे हैं तो उसका जो योगफल आ रहा है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक और ख़ास बात, यहाँ विषम संख्याओं की संख्या 1 है, यहाँ विषम संख्याओं की संख्या 2 है तो 2 का वर्ग, विषम संख्याओं की संख्या 3 है तो 3 का वर्ग, विषम संख्याओं की संख्या देखिए 1 2 3 4 है तो उसका योगफल 4 का वर्ग, विषम संख्या की संख्या हम लिए हैं 1 2 3 4 5 तो यहाँ हमारा आया है 5 का वर्ग। अर्थात एक बहुत ही रोचक जानकारी निकल कर आ रही है इस प्रतिरूप से, इस मॉडल से, कि विषम संख्याओं का योगफल यदि किया जाए लगातार 1 से शुरू करके, तो जितनी विषम संख्याएं आपने ली है उसका वर्ग ही उसका योगफल होता है। इस मॉडल को आप और आगे बढ़ा करके जांच कर सकते हैं। नियमों की जांच करने के बाद, परखने के बाद ही किसी कथन तक पहुँचें। हमने जांच करके ये पता किया कि लगातार n प्रथम, या ऐसा कहिए प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग या योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना है? n² करना है, जितने भी विषम संख्याएं आपको लेनी है। अर्थात यदि कभी प्रश्न है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 + 13 + 17 + ... इस प्रकार से बहुत दूर तक दे दिया गया है। चलिए हमने लिख दिया 49 तक और पूछा कि क्या होगा इसका उत्तर। तो एक तरीका तो ये है कि सभी संख्याओं को लिख करके उसको जोड़ा जाए, और दूसरा तरीका बहुत आसान है, आप देखते के साथ पता कर सकते हैं कि इसका योगफल कितना होगा। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि इसमें कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कितनी हैं ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, 1 से लेकर कहाँ तक है? 49 तक। तो 1 और 49 का मतलब योगफल 50, और उसको आधा कर दीजिए तो हो गया 25 विषम संख्याएं हैं। जितनी विषम संख्याएं हैं उसी का होल स्क्वायर यदि कर दें, उसी का यदि वर्ग कर दें, तब आपको योगफल प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, बिना कुछ किए हुए आप आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
विषम संख्याएं कितनी हैं ये पता करने के लिए हमने क्या किया था, ध्यान रखिए, इन संख्याओं की संख्या यदि ढूंढनी है कि n कितना होगा, तो विषम संख्या कहाँ से 1 से 49 तक, उसको 2 से भाग दे दीजिए, आप विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। आधा ही तो होता है, आधा सम संख्या आधा विषम संख्या, और आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। आशा है आपको मज़ेदार लगा होगा और काफ़ी फ्रूटफुल भी, काफ़ी लाभदायक भी, बार बार ज़रूरत पड़ेगी इसकी। आइए हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि यदि संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि कोई संख्या सिर्फ अंक 1 से मिलकर बना हो, जैसे 1 का वर्ग हम करते हैं बच्चों, तो कितना आता है 1। ठीक इसी प्रकार से यदि 11 का वर्ग किया जाए तो 11 में कितने 1 का उपयोग हुआ है, 2 का, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 1। कितना आसान है। आइए और कर देखते हैं, जब ज़्यादा स्पष्ट होगा। यदि हम संख्या लेते हैं 111 और इसका स्क्वायर आपको करना है, तो इसमें कुल कितने 1 का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 का किया गया है। तो हम क्या करेंगे, 3 तक की गिनती लिखेंगे, 1 2 3, और पुनः घटते क्रम में लिख देंगे 2 1। आप 111 को 111 से जब गुना करेंगे, इसका जब वर्ग प्राप्त करेंगे, तब आपका यही वर्ग आएगा। बहुत ज़्यादा प्रक्रिया करने से बचिएगा आप, और बहुत तेज़ी से इस प्रकार उत्तर ढूंढ सकते हैं। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से जांच करें और तब नियमों को मानें। इसी प्रकार यदि 1 की संख्या हम बढ़ा दें, चलिए इस बार हमने किया है 1111 का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, आप हमसे पहले उत्तर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लीजिए आप पहले, फिर मिलाइएगा। इसमें 1 की संख्या है 1 2 3 4, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, और पुनः इसे घटते क्रम में लिखेंगे 3 2 और 1। इस प्रकार हमने वर्ग प्राप्त भी कर लिया। तो देखा आपने कितना आसान है वर्ग प्राप्त करना। आप और भी संख्याओं के वर्ग खुद से प्राप्त करें और इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। एक और रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो वर्ग प्राप्त हुए हैं पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें जो अंक हैं यदि इसको जोड़ा जाए, अंकों का योग यदि ज्ञात किया जाए, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। 1 1 2 3 1 4, 1 2 1 3 3 6 2 8 1 9, 1 2 1 3 3 6 4 10 3 13 2 15 1 16। अन्य संख्याओं के लिए भी आप जांच कर सकते हैं। आप एक और मॉडल, एक और प्रतिरूप पाइएगा कि इनके अंकों का भी जो योग होता है यह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। 1 अंकों का है तो 1 का स्क्वायर, 2 अंक की संख्या है तो 2 का स्क्वायर, अंकों का योग भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि वर्ग ना दे करके इस प्रकार पूछा जाए कि 1 1 1 1 1 1, इतनी बड़ी संख्या दे दिया है, स्क्वायर के अंकों का योग क्या होगा। देखिए कैसा प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिए। साधारण तौर पर यदि बनाने जाएं तो इतनी बड़ी संख्या को इतनी बड़ी संख्या से गुना करना पड़ेगा और प्राप्त गुणनफल के अंकों को फिर जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ कितना आसान है बनाना, आपको सिर्फ देखना है कि इसमें कितने 1 का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6, तो अंकों का योग हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36। ये देखिए उत्तर हमें मिल गया। इस प्रकार आप काफ़ी आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों आइए जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आपने पाइथागोरस का तो नाम सुना ही होगा और आप इसके त्रिक भी जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय भी जानते होंगे। कौन से त्रिभुज के लिए है?
समकोण त्रिभुज के लिए है। और हम लोग क्या जाने हैं समकोण त्रिभुज में कि समकोण के सामने की जो भुजा है इसका वर्ग अर्थात AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात दो संख्याओं के वर्गों का योग एक तीसरी संख्या के बराबर है, तब जाकर वह समकोण त्रिभुज की भुजाएं बना सकता है। तो ऐसी तीन संख्या जिसमें दो छोटी संख्या के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए उसे हम लोग पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। त्रिक का मतलब तीन संख्याओं का समूह, एक ऐसा समूह जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए। जैसे जरा ध्यान दीजिए, हम कहेंगे कि 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। क्या 9 + 16 = 25 होता है? यदि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को जोड़ें तो वह 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो संख्या जो हो गई 3, 4 और 5, इसे ही हम लोग पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। ऐसी और भी संख्याओं का, 3 संख्याओं का एक ग्रुप आपको ढूंढना है जिसमें दो छोटी संख्या के वर्ग का योग करें तब वह बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए। तो ऐसे जो समूह होंगे 3-3 संख्याओं के, इन समूहों को कहा जाता है पाइथागोरस त्रिक। ऐसे त्रिक आप ढूंढें और कुछ को तो याद भी रखें ताकि समकोण त्रिभुज की कोई भी भुजा आपको दिख जाए तो आप अन्य दूसरी भुजाएं आसानी से ज्ञात कर पाएं। और एक बार जब आपको एक त्रिक पता लग गया तो इसमें यदि किसी का गुणज हम लगा दें, कोई गुणांक लगा दें, तो वो हमेशा त्रिक काम करते रहता है। जैसे यदि प्रत्येक में हम 2 से गुना कर दें तो हमें मिलेगा 6, 8 और 10। आप यदि जांच करेंगे तो पाएंगे कि जो गुण 3, 4, 5 के साथ था ठीक वही गुण 6, 8, 10 के साथ भी होता है। आइए चेक करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 100 जो 10 के स्क्वायर के बराबर है। अर्थात 3, 4, 5 में अब कोई भी गुणांक यदि लगा दें प्रत्येक संख्या में तो वो हमेशा काम करेगा। जैसे यदि 3 का गुना कर दें तो 9, 12, 15, 4 का गुना कर दें तो 12, 16 और 20। ये सब पाइथागोरस त्रिक है। एक से कई ज्ञात कर सकते हैं आप। 3, 4, 5, 6, 8, 10 ये सब है। इसके अलावे आप और भी ऐसे 3 संख्याओं के समूह को ढूंढें। चलिए हम एक और समूह आपको बता रहे हैं, 9, 40, 41। इसकी जरा जांच करके देखिए क्या यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। जांच कैसे करेंगे बच्चे? छोटी संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे। 9 + 40 का स्क्वायर, 9 कितना होता है? 81, 40 1600 हो गया 1681। क्या यह 41 के वर्ग के बराबर है? यदि बराबर है तो हम कहेंगे कि 9, 40 और 41 भी पाइथागोरस त्रिक है। अब इससे भी आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। आप भी खुद से ढूंढें ऐसे त्रिकों को। जैसे यदि हम आपको कहें कि जांचें कि क्या 5, 12, 13 एक पाइथागोरस त्रिक है, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? छोटी संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे। आपने पाया 25 + 144, 169। क्या बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर है? यदि हाँ तो यह जो आप देख रहे हैं 3 संख्याओं का समूह 5, 12, 13, यह भी एक पाइथागोरस त्रिक होगा। इस प्रकार कुछ त्रिकों को अपने पास जमा करें और 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद भी रहेगा। हम लोग पाइथागोरस त्रिक के साथ साथ वर्ग और वर्गमूल में सीख रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कैसे आसानी से वर्ग किया जा सकता है और उसमें कुछ छुपे हुए प्रतिरूप, कुछ छुपे हुए मॉडल्स। आशा है बच्चों
काफ़ी मज़ेदार कक्षा आपको लगा होगा और आनंद भी आया होगा। तो आपका क्या काम है, जो भी नोटबुक पर आपने नोट किया है उसे दोहराएं एवं आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं बनाने के, उसे आप प्रैक्टिस कर जाएं, बना जाएं। आशा है आप सभी प्रश्नों को पूरी तरह हल कर पाएंगे। तो हम लोग जब नई कक्षा में मिलेंगे तो चर्चा करेंगे वर्गमूल पर खास करके, और भाग विधि से वर्गमूल देखेंगे हम लोग। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे। आप खूब प्रैक्टिस करते रहिए, खूब अभ्यास करते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग नई कक्षा में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक